यस, कल आप बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हेल्प से यू हैव टू क्रिएट रिकॉर्ड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर, we had discussed about the banking records. We had discussed about the sales and purchase records. यस, बताइए और इसके अलावा किस डॉक्यूमेंट की मुझे जरूरत पड़ने वाली है? नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा बताइए. लोन्स, ठीक है, और बताइए. यस, देखिए अब आपको ये पता लगाना कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड. ठीक है, सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट रिकॉर्ड्स दैट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ जिसके बाद आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे कि मुझे किस टाइप के रिकॉर्ड्स की जरूरत है. एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देखिए, आप स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द फॉर्मेट. यहां आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, by sales, by closing stock, and then to indirect expenses, to net profit. Yes, आपने अभी तक क्या डिस्कस किया अबाउट द सेल्स रिकॉर्ड एंड परचेज रिकॉर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम दिस एविडेंस गिवन टू यू. बताइए इसके अलावा मुझे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट. यस, डिस्कस कीजिएगा. बताइए, आपने कहा एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस की चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना, यू आर सपोज टू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विद यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि जब तक आपके पास ये रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, क्या आप प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं आपके? तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. यस, you have to find out that what kind of records from this format, that what kind of records are required for the maintenance of books of accounts. yes, आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आपको इस फॉर्मेट के बेस पे किन किन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है. बताइएगा. आपने कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, दीज आर द थ्री फिगर्स फॉर विच आई मे रिक्वायर्ड. और बताइए मुझे किस टाइप के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी. चलिए ठीक है, मैं आपको मान लेता हूँ कि आपने मुझे कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनडायरेक्ट इनकम को, इसकी इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए. किस टाइप के रिकॉर्ड्स चाहिए? यस, इसका एक हम देख लेते हैं एग्जांपल कि किसमें हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, आपने कहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो सामान को फैक्ट्री तक लाने में मेरी हेल्प करते, विच हेल्प्स मी
टू ब्रिंग द गुड्स टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, ठीक है। अगर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ठीक है ना, आपके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गए, हाँ जी, यस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सभी तरह के एक्सपेंसेस के लिए मुझे अपने जो है ना रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है। बिना इनके, जैसे फाइनेंस एक्सपेंस है, तो फाइनेंस एक्सपेंस में मैंने कितने बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया, कितना मैंने बैंक चार्जेस पे किए, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, सैलरी है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। तो मुझे क्या है, मुझे हर काम के लिए मुझे अपने रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के रिकॉर्ड्स में मांग सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, टेलीफोन है तो टेलीफोन के बिल्स चाहिए, सैलरी आपने पे की है तो सैलरी के वॉचर्स साइन हुए मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंस के हैं, ट्रेवलिंग के हैं, बिजनेस प्रमोशन के हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी के हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए मुझे सबके बिल्स चाहिए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज पास द एंट्री ओनली विद द हेल्प ऑफ बिल्स विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। विदाउट इसके अगर आप काम करेंगे तो आपके जो एक्सपेंस के, बताइए अगर मैं काम करता हूँ विदाउट एक्सपेंसेस, विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी आई मे फेस? यस, नहीं, देखिए उसमें क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जिसका आपका वैलिड रिकॉर्ड नहीं होगा, असेसिंग ऑफिसर उसको क्या करेगा, उन एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सपेंस के रिकॉर्ड्स नहीं है या आपने बोगस एक्सपेंस आपने डाल दिए, फेक एक्सपेंसेस आपने डाल दिए, तो इट इज बाउंड टू बी एड बैक बाय द असेसिंग ऑफिसर। और ये हो सकता है कि अगर आपने फेक एक्सपेंसेस आपने डाले हो, बोगस एक्सपेंस आपने डाले हो, तो आपको, जैसे आपका एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट के लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे है नहीं है, या फिर आपने मोर देन 10,000 की आपने पेमेंट कर दी है, तो दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू यू एज एन एक्सपेंडिचर। तो ये सब चीजों का आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। बिना इन सब चीजों के, एक्सपेंस के सब रिकॉर्ड्स के, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस करने का जो काम है उसको मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास अपनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और मेरी इनडायरेक्ट इनकम, इन सब की मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए जिससे मैं प्रूव कर पाऊं यस दिस आई हैव अर्न दिस मच ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। नोट क्लियर नहीं? इस फॉर्मेट के अंदर जो मैंने आपको बताया था, आपके सभी एक्सपेंस, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स कवर हो गए एक्सेप्टिंग वन डॉक्यूमेंट। बताइए कौन सा था? जो फॉर्मेट मैंने आपको अभी नोट कराया थोड़ी देर पहले ही, उसमें आपका एक सिर्फ आपके सभी एक्सपेंस, सभी डॉक्यूमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन एक फिगर के जो ये क्लोजिंग स्टॉक, बताइए इसके लिए आपको किस किस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है? यस, व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आई मस्ट हैव बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइनलाइज माय अकाउंट्स। देखिए आपके, मैं आपको बताता हूं, आपकी बड़ी कंपनीज में स्टोर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहां आपके स्टोर लेजर मेंटेन होते हैं। स्टोर लेजर का मतलब क्या है कि आपके सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स,
रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, ये उसके अंदर कॉलम होते हैं. एंड दीज पेपर्स, दीज रिकॉर्ड आर मेंटेन बाय द हेल्प ऑफ परचेज रिकॉर्ड एंड गुड्स रिसिप्ट नोट. ये परचेज के बिल और गुड्स रिसिप्ट जैसे हम चालान बोलते हैं, उनके थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि मेरी कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर आइटम की मेरे प्रीमाइसेस के अंदर आई है. ठीक है. और जो आपने इशू कर दी है, जो आपने सेल कर दी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बिल्स के थ्रू मिल जाएगी. आपको जो मैंने बिल माल जो मैंने सेल कर दी है, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस से बाहर चला गया माल, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है मेरे पास इस स्टोर लेयर से पता चल जाएगी. ठीक है. दी स्टोर लेयर आर मेंटेन बाय डिफरेंट पर्सन. देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टोर लेयर. इसके अलावा आपके होते हैं बिन कार्ड्स. ये बिन कार्ड क्या होते हैं बता सकते? नहीं, देखिए, एक तरफ आपकी ये स्टॉक लेजर मेंटेन होते हैं, दूसरी तरफ जहां मेरा सामान एक्चुअल में रखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए भी वहां पर उसकी जहां पर रखी जाती है उसके बाद बिन कार्ड रखे जाते हैं. बिन कार्ड के अंदर भी आपके सेम यही पर्टिकुलर्स होते हैं. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. आप बताइए इसमें क्या आपका ये जो बिन कार्ड में जो क्वांटिटी है और जो स्टोर लेजर में क्वांटिटी है, क्या आपस में मैच होनी चाहिए? अगर मैच नहीं है तो क्या दिक्कत आ सकती है उसमें? देखिए, इसमें आप ये समझिए, मैं आपको नोट कर लिया. नोट लीजिए. क्वांटिटी एज पर स्टोर लेजर इज इक्वल टू क्वांटिटी एज पर बिन कार्ड्स. ठीक है. तो ये क्वांटिटी आपकी जो है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए. अगर उसको डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगर आप ये क्वांटिटी आपकी मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके कुछ आइटम में या तो पिल्फरेज है. पिल्फरेज समझते हैं? यस. ये आपकी रॉन्ग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है. भाई दो ही मिस्टेक हो सकती है. या तो आपका जो स्टोर लेजर आपको जो क्वांटिटी दिखा रहा है किसी आइटम की, और बिन कार्ड में जो कोई आइटम आपको दिख रहा है उसकी क्वांटिटी फर्क है, तो इसको या तो यहाँ चोरी हो रही है, या फिर आपके कुछ आइटम ऐसे हैं जो वेपराइज होते हैं, जो जिसकी क्वांटिटी थोड़ा बहुत नॉर्मल आपका हो गई होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर. या फिर आपकी जो मेंटेन करने का जो तरीका है आपके स्टोर लेजर में और जो बिन कार्ड, इसमें जो आपके बिन कार्ड में, उसमें डिफरेंस है कहीं ना कहीं. अगर इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर भी हो सकता है, कुछ सामान आपका टूट फूट जाए. अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स कि देयर आर सम मिस्टेक्स इन मेंटेनेंस ऑफ योर स्टोर लेजर एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ योर बिन कार्ड्स. अगर ये सही है तो वेल एंड गुड, देयर इज नो डिफिकल्टी. बट अगर ये मैच नहीं कर रहे तो इसको या तो उसमें कोई चोरी हो रही है आपके सामान, या आपके नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहे हैं, या फिर आपका जो मेंटेनेंस ऑफ एंट्रीज है, जो आपके जो मेंटेन करने का जो तरीका है, दैट देयर मे बी सम मिस्टेक्स, देयर मे बी सम क्लरिकल मिस्टेक आल्सो. आपने बिल एंट्री किसी और अमाउंट की थी और आपने एंटर जो फिजिकल स्टॉक है अपने स्टोर लेजर के अंदर वो किसी और हेड में आपने कर दिया, तो आपके जो लेजर अकाउंट है उससे मैच नहीं करेगा आपको. ठीक है. लेजर अकाउंट आपका शो करेगा कुछ डिफरेंट बैलेंस, और ये आपके शो करेंगे कुछ डिफरेंट बैलेंस. अब बताइए मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ने वाली है, मुझे स्टोर लेजर की क्या जरूरत पड़ने वाली है? व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई मे गैदर फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स? यस, जब आप क्लोजिंग स्टॉक आप मैच करने बैठेंगे
आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये क्वांटिटी आपकी फिजिकली वेरीफाई भी हो जाएगी और आपके स्टोर लेयर भी आपके यही सेम इंफॉर्मेशन देंगे, तो दैट क्वांटिटी विल बी क्वाइट ओके एंड द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शैल बी एट इट्स फेयर वैल्यू, ठीक है ना। आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपके इन रिकॉर्ड्स की हेल्प से आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ले रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट शैल बी प्रॉपर, वो आपकी प्रॉपर रहेगी, ठीक है। इसलिए इन सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरत है। इसके अलावा बताइए आपकी कहाँ इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम वैल्यू करते हैं तो ये जो हमारे जो फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसीप्ट प्लस इश्यूज माइनस इश्यूज इज इक्वल टू बैलेंस, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे कहाँ देनी पड़ सकती है, क्या जरूरत पड़ रही है इसको मैं मेंटेन करके रखूँ। नॉर्मली सब कंप्यूटराइज मेंटेन होते हैं आजकल, तो फिजिकल मेंटेनेंस तो नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है मुझे? इसकी जरूरत पड़ रही है आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। वहां आपको स्टॉक की जो मूवमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रॉ मटेरियल की, बाय प्रोडक्ट्स की, फिनिश प्रोडक्ट्स की, ये आपको सब देनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि यही जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी वहां टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कंपाइल होकर जाएगी, ताकि आपको पता लगे उसमें आपकी क्या आ जाएगी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाती है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यील्ड रेशो, यानी कि आपका इनपुट और आउटपुट का क्या रेशो है, कितना मटेरियल लगा रहे हैं जिससे आपका यूनिट जनरेट हो रही है। इसके अलावा आपके ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको देनी होती है। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नॉलेज दैट दीज काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जब तक मेरी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, मेरी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, तो क्या मेरी जो जीपी निकल के आ रहा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है या नेट प्रॉफिट निकल के जो आ रहा है, क्या वो सही हो सकता है? वो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्ड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉट क्लियर नहीं? देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो देयर में भी सम मटेरियल विच एमर्जेस फ्रॉम योर मेन ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको यू हैव टू सेल इट सेपरेटली, यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आल्सो। तो बाय प्रोडक्ट भी आपके वैल्यूएशन होती है उसके अंदर। स्क्रैप है तो स्क्रैप जो निकलेगा उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो वैल्यू करेंगे, भाई स्क्रैप को हम बेचेंगे तो सही ना, ठीक है। या फिर आपके बाय मेन प्रोडक्ट से आपके दूसरे प्रोडक्ट निकल रहे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इसकी भी हम सेपरेट वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जब तक हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगी प्रॉपर, वी कैन नॉट मेंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट लॉस बना लिया, ठीक है ना। आपको ये पता लगा कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे किस टाइप के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे प्रॉफिट लॉस में किस टाइप के रिकॉर्ड पड़ने वाली है। अब बताइए नेक्स्ट आपका बचा सिर्फ बैलेंस शीट, ठीक। तो मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा हूं एंड देन यू शैल डिसाइड योरसेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आई एम रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस शीट।
एडवांस रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड। इसके अलावा सबसे नीचे आता है आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ और रजिस्टर्ड। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। फिक्स एसेट एट कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर आपकी तीन एसेट्स होती है, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्डी डेटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका जो होता है वो तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। एंड देन लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस रिकवरेबल इन कैश इन काइंड एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ और रजिस्टर्ड। ठीक है, यहां पर आपका क्या आता है, कैपिटल, loans, current liabilities and provisions। फॉर परचेज आपकी आती है करंट लायबिलिटी के अंदर आपके सन्डी क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंस पेबल एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यस, अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बताइए कि मुझे किस किस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, बताइए, जस्टिफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट ओनली। बताइए, क्या मुझे जब फिक्स एसेट की बात करता हूं तो जो मेरे एडिशन इन एसेट्स हैं, क्या मुझे उसके लिए रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली? उसके लिए रिकॉर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, बताइए? और पड़ेगी तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए? और एडिशन करिए, क्यों चाहिए बिल आपको? यस, व्हाई यू आर रिक्वायर्ड सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए, फिक्स एसेट का जब मैं बनाता हूं शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मेट आपने नोट कर लिया? ठीक, देखिए मैंने बात की फिक्स एसेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बताइए, यहां पर मुझे आप कह रहे हैं परचेस की बिल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि इन बिल्स की जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है। इसकी वजह आपको बताता हूं। इसका जो फॉर्मेट है इनकम टैक्स एक्ट में, ये आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीपी प्लस परचेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू योर ग्रॉस ब्लॉक लेस डेप्रिसिएशन। दैट इज इक्वल टू माई नेट ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने एक इंफॉर्मेशन स्किप कर दी सेल्स की, अगर मैंने अपनी कोई एसेट सेल की है तो उसके भी रिकॉर्ड मेरे पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इसके बेस पे ही मैं अपना जो ग्रॉस ब्लॉक कंप्यूट करता हूं, और ग्रॉस ब्लॉक के बेस पे ही मैं जो अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं। ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, व्हाट आर द अदर, उसमें आपका सेक्शन 32 की क्या रिलेवेंस है, सेक्शन 50 ऑफ इनकम टैक्स आपको कहां अफेक्ट करता है, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या कंसेप्ट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, ये सब चीजें जो भी होंगी, ये हम जब हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल करेंगे तब हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ आपको मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम यही टेक्निक आपकी फॉलो करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32। ठीक है, तो ये अब बताइए डेप्रिसिएशन निकालने से क्या होने वाला है, बताइए, व्हाट इज, हाउ इज गोइंग टू अफेक्ट माय प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन के फिगर से क्या मेरा प्रॉफिट लॉस पे असर पड़ता है? यस पड़ता है, डेफिनेट पड़ता है, क्योंकि जब तक मेरा डेप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं होगा
हाँ जी, नहीं नहीं, यू कैन नॉट मेंटेन योर प्रॉफिट लॉस एक्यूरेटली। भाई आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो आपकी जो डेप्रिसिएशन की जो फिगर आ रही है दैट शैल नॉट बी एबल टू प्रॉपर्ली मेंटेनेबल। ठीक है, दूसरी बात ये बैलेंस शीट में बताइए कहां फर्क पड़ने वाला है। यस, बैलेंस शीट का पर्पस क्या होता है कि हम एसेट्स और लायबिलिटी को उनकी ट्रू वैल्यू में स्टेट करें, जिससे हमारा जो ओपिनियन बने अबाउट द बैलेंस शीट दैट मस्ट बी ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए अगर मैं उनकी फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उनको मैं प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा हूं तो मेरा जो बैलेंस शीट है वो पिक्चर शो सही नहीं कर रही। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वायर्ड द करेक्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट। उसके लिए जरूरत है कि मेरे पास अपने परचेज और सेल्स ऑफ एसेट्स इसके बिल्स मेरे पास प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके इस इंफॉर्मेशन के मैं अपना जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई देखिए मैंने कहा आपको मैं एक एक एस्पेक्ट से बताऊंगा कि कहां कहां में किस किस रिकॉर्ड की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो यू हैव adequately understand that for the maintenance of fixed asset what kind of records we are required। अब आगे बताइए इन्वेस्टमेंट्स। बताइए इसमें किस किस तरह की सिक्योरिटी आ जाएंगी। पहली बात तो आपका जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर वो है आपका गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, और इसके अलावा एक जो क्लासिफिकेशन वहां दी हुई है फॉर्म के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर वो दी है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, चलिए इसको हम जो ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इनकम टैक्स के फॉर्म में आपको देनी पड़ती है। बताइए इसके अलावा बताइए कि मुझे किस किस टाइप की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है और उसके करेक्ट इन्फॉर्मेशन या करेक्ट प्रॉपर रिकॉर्ड न होने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, ये नोट क्लियर है। ये बताइए मुझे पहले तो मुझे बताइए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस टाइप की हो सकती है। जस्ट प्रिपेयर ए लिस्ट फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये बताइए और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। गुड, दैट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एफसीडी fully convertible debentures, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के आपको एग्जांपल नोट करा दीजिए। अब बताइए इससे मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है। यस, कहाँ डिडक्शन मिलेगी। यस,
देखिए आपका अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है फिक्स डिपॉजिट, एटीसी में आपको क्वालिफाई हो जाएगा, जो आपने 5 साल की एफडी करा रखी है आपने, और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इंटरेस्ट मिलेगा तो यस, आपकी अगर आपके पास ये सब रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है ना, तो देखिए मेरे को जैसे आपको मैंने एग्जांपल नोट कर दिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरी क्या चीज शामिल होती है। तो ये जो चीज शामिल है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किए, तो दैट इन्वेस्टमेंट शेल क्वालिफाई फॉर एटीसी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका जो अमाउंट है या एनएससी के अंदर आपका जो अमाउंट है, ये सारा जो होगा वो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो एटीसी में कितना क्वालिफाई करती है। उसे एटीसी से क्वालिफाई करने से क्या हो जाएगा कि मेरी कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी shall be determined। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगी कि आपने कितना इनकम टैक्स पे करना है। लेकिन वो इनकम टैक्स पे कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम डेरिवेशन फ्रॉम ऑल दिस इन्वेस्टमेंट। जितना आपको इंटरेस्ट इनकम आएगी इससे, ठीक है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आपको जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो क्या चीज होती है, दैट शैल बी टेकन इन अ सेपरेट क्लास। वो हम आपको बताऊंगा कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को आपका कैश सिस्टम बेटर रहता है या एक्रूअल सिस्टम बेटर रहता है, तो दैट वी शैल डिस्कस इन अ सेपरेट क्लास। अब बताइए इससे क्या होने वाला है? क्या जो आपकी एफडी में अमाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट में आपका जो अकाउंट है, या एनएससी में आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है तो मुझे उसकी सही कैलकुलेशन करनी, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन मेरे पास ना हो, क्या उसके में इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकता हूं? ठीक, तो आई मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे चाहिए, तो इन सब चीजों को चाहिए। मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया, कुछ और इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। इट इज नॉट द टोटल लिस्ट, बट इट इज लिस्ट विच इज जहां पर आपके लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मली आपके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीसीडी, एफडी, एफसीडी, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑल दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इन विच पीपल यूजुअली इन्वेस्ट देयर मनी। अगर वो सब या डिवेंचर में कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड सो दैट योर एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ बैलेंस शीट इज शोन। जब इसका आप अगर इंटरेस्ट, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप इसका इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन पर्टिकुलर डेट दैट शैल नॉट बी शोन प्रॉपर्ली। ठीक है, ये और बताइएगा। थर्ड था आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको जो है बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए। दैट रिकॉर्ड्स वी हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, इसके अलावा आपको कैश डिपॉजिट स्लिप की जरूरत पड़ने वाली है। और बताइए, ठीक है, इन दो एस्पेक्ट से आप ये जान पाएंगे कि आपके पास कितना कैश इन हैंड एट द एंड आता है। अगर मेरे पास कैश डिपॉजिट स्लिप नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है वेरीफाई करने के लिए, तो मेरा जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे उसमें डाउट हो सकता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर मेरे पास डिपॉजिट स्लिप है और उसके बाद आपकी जो स्टैम्प डेट है वो क्लियर नहीं है, तो दैट यू हैव टू वेरीफाई विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जब उसको आप वेरीफाई कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट से, तभी आप एग्जैक्टली आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें जो कैश की जो पोजीशन है वो आप सही शो कर पाएंगे। अदरवाइज देयर में बी चांस ऑफ मिस्टेकन इन योर मेंटेनेंस ऑफ योर रिकॉर्ड्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेरे सन्नी डेटर्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। करंट एसेट में 3 ही है ना। देखिए आपकी जो कल मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिपॉजिट स्लिप होती है, चेक डिपॉजिट स्लिप, वहां पर आपको पार्टी का नाम भी लिख देना चाहिए। और इसके अलावा देखिए व्हाट आर द रिकॉर्ड्स से इंफॉर्मेशन क्या,
एक आपके चेक डिपॉजिट स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके एक बैंक पासबुक मैंने बताया मार्केट से मिल जाती है। ये आपका होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मेरे जो डेटर्स के जो अकाउंट बनेंगे क्या वो सही हो सकते हैं? उसमें हमेशा मिस्टेक होने के चांसेस बने रहेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो हर अकाउंट आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट मुझे जो है इस पर्सन से लेना है, और उसके लिए जरूरी है कि उसके जो सारे सेल के बिल हैं, सारे जो परचेज के बिल, सेल के बिल हैं, और ये जो सारे जो डिपॉजिट के अमाउंट जो आ रहे हैं, दैट मस्ट बी करेक्टली पोस्टेड इन देयर अकाउंट। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जो डेटर के अकाउंट हैं वो सही मेंटेन नहीं हो पाएंगे। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको थोड़ी पहले आपको बता चुका कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो 3 तरह का होता है। रॉ मटेरियल, इसके लिए आपको मैंने बताया कि मेरे पास बिन कार्ड्स हैं, मेरे पास स्टॉक लेजर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जॉब कॉस्टिंग शीट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं सो दैट इट मे बी, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया 3 तरह का होता है। देखिए आपका जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जहां ट्रेडिंग होती है वहां पर आपके फिनिश स्टॉक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर तो आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जरूरत पड़ेगी, जो इसके स्टॉक लेजर है, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी आपको? स्टॉक लेजर, ठीक है, बिन कार्ड्स की। इन दोनों अकाउंट से आपको जरूरत पड़ेगी। स्टॉक लेजर से आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा फिजिकल स्टॉक कितना आ रहा है एज पर माई बुक्स, और बिन कार्ड से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी इस पर्टिकुलर आइटम की कहां पर है और कितनी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ द स्टोर एंड एग्जैक्ट क्वांटिटी विच इज अवेलेबल विद मी एज पर बिन रिकॉर्ड्स, ठीक। रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड्स ये आपको जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग केस में। यहां इसके अलावा ये 2 रिकॉर्ड तुम्हें चाहिए होंगे, आपके स्टॉक लेजर आपको चाहिए, आपके बिन कार्ड्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। व्हाट अदर रिकॉर्ड्स आई मे रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, बताइए, और किस किस रिकॉर्ड की आपको जरूरत पड़ सकती है? देखिए इसमें एक तो जॉब कॉस्टिंग कार्ड, इसके अलावा आपके जॉब मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ये सभी चीजों की आपकी जो है इन रिकॉर्ड्स की आपको जरूरत हो सकती है, सो दैट यू मे रिकॉर्ड, you may able to find out that what is the value of raw material at the end and what is the value of work in progress at the end, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर भी आपकी जो वो गुड्स जो आपकी तैयार नहीं हुई होगी
वो यहाँ पर आएंगी और उनकी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि कितना आपका जो माल है आपका इस स्टेज पे है, वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज पे है, सो दैट वी मे वैल्यू एंड शो आवर बैलेंस शीट एट देयर एप्रोप्रिएट वैल्यू। देखिए अब जो आप रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं दैट इज प्योरली, इसके बाद इसको भूल नहीं सकते आप, क्योंकि मैंने आपको सारा बेसिस बता दिया जहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। यस, नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या था इसके अंदर? क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या था आपका? लोन्स एंड एडवांसेस। यस, आपने जो औरों को लोन दे रखे, लोन एडवांसेस टू पर्सन्स, ठीक है, आपने उनको जो लोन दे रखा है, एडवांसेस दे रखे हैं आपने, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप क्या होनी चाहिए और उसके बताइए क्यों इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ रही है। देखिए कुछ पैसा ऐसा हो सकता है जो मैंने ब्याज पे दिया होगा, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम which I have to find out when this particular information is available to me। मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी आ रही है, मैंने जो एडवांस दिया हुआ पैसा उससे मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे जरूरत है कि मेरे जो लोन्स एंड एडवांसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेरे पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आपका था एडवांस रिकवरेबल, इन कैश और इन काइंड, ठीक, जो आपने एडवांस दे दिया जिसके अगेंस्ट आपको सप्लाई वैल्यू मिलनी है, यू आर सपोज टू हैव द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू और बेनिफिट विच यू मे सपोज टू रियलाइज अगेंस्ट योर एडवांस पेमेंट। आपने एडवांस दे दिया लेकिन आपको माल अभी रिसीव करना है, ठीक है, तो वो आपके जो है वो इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगी, और वो इन्फॉर्मेशन आपके, जैसे मान लीजिए बताइए अगर आपका ये इन्फॉर्मेशन आप कहां से निकाल पाएंगे, और नहीं बैंक से तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि आप जब आप चेक इशू करेंगे तो यू मे बी एबल टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट हैज बीन गिवन एज एन एडवांस, लेकिन ये एग्जैक्ट पता कहां से चलेगा? एट ए इंस्टेंस बिल्कुल आपको देखते ही एक पता लग जाएगा कि यस मैंने एडवांस दिया हुआ है, बताइए कहां से पता लगेगा? नहीं, आप देखिए जो आपके जो संडे क्रेडिटर्स हैं, इनके अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, नॉर्मली का क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन वहां पर अगर आपके कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है तो दिस में भी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस गिवन टू द सप्लायर, ठीक है। यहां पर आपको देखिए इंस्टेंटली पता चल जाएगा अगर मेरे सप्लायर अकाउंट के अंदर कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है तो आई मे बी नो करेक्टली दैट वेदर द एडवांस हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर सप्लायर और नॉट, ठीक है। तो यहां से आप पता लगा पाएंगे कि मैंने किसी सप्लायर को मैंने एडवांस दे रखा है या नहीं दे रखा। और बताइए लास्ट में आपका कॉलम था miscellaneous expenses to the extent not written off or adjusted, ठीक है। ये बताइए क्या चीज हो सकती है? yes, what kind of information I am supposed to have for the maintenance of this information in the balance sheet? yes, बताइएगा। this will relate information to प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको क्या करना होता है कि जितनी टाइप के आपके जो स्टार्टिंग के आपके जो फॉर्मेशन के लिए आप एक्सपेंडिचर आप बेयर करते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए या फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में डेबिट होते हैं, और इन एक्सपेंस को मुझे क्या करना होता है, आई हैव टू राइट ऑफ ए पोर्शन ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इनटू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे
कि किस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन नोट करूंगा। वॉलंटरी पेमेंट होती है आपकी, वॉलंटरी रिटायरमेंट की आपकी पेमेंट होती है, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के लिए पेमेंट होती है बिफोर 1498। यस, ये जो आपके पेमेंट एक्सपेंसेस हैं, दैट हैज टू बी राइट ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर्स इन विच दे वर इनकर्ड। ठीक है, तो इसको जब हम पास करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अंदर एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? ये पिछला आपने नोट कर लिया? यस, लेट्स से आपने जो टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने इनकर्ड किए हैं एंड दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड टू यू आर रुपीज 1,50,000। तो यू हैव टू राइट इन 5 installment, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी ईयर 30,000। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे यहां मैंने इनका एंट्री पास कर दी 1.5 लाख रुपए की, जो मैंने अमाउंट इनकर्ड की है, तो यहां से मेरा जो राइट ऑफ होगा, और ये जो है मेरा, ये 30,000 जो है मेरा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप क्या कर पा रहे कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ना हो कि मेरे कितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, आपको बस उसकी रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन ना हो, तो क्या आप एंट्री पास कर सकते हैं? ठीक है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू to exact show the balance sheet position of balance sheet as on particular date and to compute your exact profit and loss account. So without this information, your profit loss cannot be maintained properly and value of assets as to balance sheet shall not be shown properly. ठीक है, नोट कर लिया आपने? Yes, coming to the liability side, बताइए यहां पर आपको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको मैंने बताया फॉर्मेट आपको दे दिया है, तो आपका फॉर्मेट के हिसाब से आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मेट नोट कराया उसके हिसाब से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, यू जस्ट डिस्कस थॉरली स्टेप बाय स्टेप। यस, आपको कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी बताइए? एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आपको चाहिए इसके लिए। ठीक है, बताइए इसमें और किस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है? यस, व्हाट काइंड ऑफ अदर इंफॉर्मेशन मे आई रिक्वायर टू नो दैट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शैल बी रिक्वायर्ड बाय मी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय कैपिटल अकाउंट। यस, एक बात तो ये कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका, वो आपका एग्जैक्टली कंप्यूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट लॉस ही प्रॉपर नहीं है तो मेरा जो कैपिटल अकाउंट है क्या वो सही मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और बताइए मुझे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने वाली है? कैपिटल में आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, इसके अलावा आपकी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट था उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थ्रू ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स हैज टू बी कंप्यूटेड। ठीक, जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उससे मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ऑल दोज इन्वेस्टमेंट जिसकी लिस्ट मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, और बताइए व्हाट अदर इंफॉर्मेशन आई एम सपोज्ड टू हैव? यस, अदर इनकम मैंने निकाल दी ना।
इंटरेस्ट इनकम में जब कंप्यूट कर रहा हूं तो दैट इज अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत मुझे पड़ने वाली है? व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम सपोज टू हैव फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय कैपिटल अकाउंट। आपके इसमें एडिशन टू एसेट्स, एडिशन टू कैपिटल अकाउंट, देखिए आपको इसमें जरूरत क्यों पड़ने वाली मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो अपने कैपिटल में एडिशंस किए हैं, ये जो कैपिटल में आपने एडिशंस किए हैं, ये आपको कहां से पता लगी? बताइए, पहले तो ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाउ दिस, दो ही तरीके इसके एडिशन के, ये तो आप कैश करेंगे, एक तरीका और भी है, बताइए कौन सा है वो? काइंड, अगर मुझे कोई एसेट्स आ रही है, मुझे कोई गिफ्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे फादर मुझे गिफ्ट करते कंप्यूटर, तो क्या एंट्री पास करूंगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक ना? जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि हम कैपिटल के अंदर एडिशंस कैसे करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ माय अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मैं कैश आ गया, चेक आ गया, या कोई इंफॉर्मेशन अदर एसेट्स में पास आ गई। अब बताइए कैश की एडिशन में कहां से वेरीफाई करूंगा? यस, आप देखेंगे आपके पिछले रिकॉर्ड्स, जहां पर आपके सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आप इसको, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेविंग्स में कैश बैलेंस है, सेविंग अपना मेरा पर्सनल कैश पड़ा हुआ मेरे पास, जो कि मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट फॉर दैट पर्पज बताइए उसमें मुझे और क्या करना होगा? भाई मेरे पास सेविंग में कितना कैश पड़ा हुआ है और मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ने वाली है मुझे? बताइए, व्हाट इन अदर इंफॉर्मेशन आई एम रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द कैपिटल साइड? देखिए इसके लिए क्या जरूरत है कि मैं अपना एक पर्सनल बैलेंस शीट बना के रखूं। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, इस बैलेंस शीट के थ्रू मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास अपने पर्सनल बैलेंस शीट में कितना कैश इन हैंड है, जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं लॉजिकली दैट दीज आर दी माय एडिशंस। क्योंकि यहां पर आपने कैश एडिशन कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वहां असेसिंग ऑफिसर आपके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज कर लेगा, क्योंकि ये आपके अभी पूछ, यस, क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर? ये असेसिंग ऑफिसर को कहां से पता लग जाएगा कि आपने एडिशन किया कैश के? देखिए, लेकिन आपका जो कैपिटल अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन आती है, वहां पर आपके जो रिटर्न के अंदर है, वो आती है सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस की। बताइए अब कैसे इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर कैसे जज कर पाएगा कि आपने कैश के अंदर एडिशन की है या चेक के थ्रू एडिशन की? मतलब उसको कहां से सस्पिशन हो सकता है विदाउट चेकिंग योर रिकॉर्ड्स दैट यू हैव मेड एन एडिशंस टू योर कैपिटल अकाउंट? देखिए, ये नोट कर लिया आपने? आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर जो बैलेंस शीट जाती है, वहां पर आपका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस जाता है, ठीक है? अब बताइए, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, तो हाउ असेसिंग ऑफिसर कैन जज whether you have made additions to your capital account only through this information? क्योंकि उसमें ओपनिंग डिटेल तो आपके है ही नहीं। यस, आपका मान लीजिए 31/19 के अंदर कैपिटल अकाउंट है, लेट्स से यू हैव शोन 7 lakhs, और 31/20 के अंदर आपकी जो और नेट प्रॉफिट डिक्लेयर इन 1920 इज ओनली 4 lakh। अब बताइए इस इंफॉर्मेशन से कैसे पकड़ में आएगा?
क्या चीज पकड़ में आ रही है इस इंफॉर्मेशन से? बताइए, ये क्या ये पकड़ में नहीं आ रहा कि आपने कुछ एडिशंस किए अपने इसके अंदर? कैसे पकड़ में आ रहे हैं बताइए? देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। ये कॉमन सेंस मैंने आपको कहा ना, आप सोच रहे शायद हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन गलती कर दी कि आपसे कैपिटल अकाउंट की डिटेल नहीं पूछी, बट थ्रू दिस इंफॉर्मेशन आपने दो डिफरेंट बैलेंस शीट में कैपिटल के अकाउंट की ये इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। कैपिटल के अंदर आपको हमेशा क्लोजिंग करना चाहेगा, ठीक है, बट दिस क्लोजिंग शैल बी ओपनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या किया आपने? ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है? 7 लाख रुपए। एड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख। अब इस 11 लाख में से आपने क्या किया होगा? आपने कुछ अपनी ड्राइंग्स भी की होंगी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी किए होंगे आपने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये चीजें ना करें। लेस ड्राइंग्स, लेट्स से दिस ड्राइंग्स आर 3 लाख। तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए थी वो 8 लाख होनी चाहिए थी, और यहां पर आ रही है 15 लाख रुपए। तो दैट मीन्स कि यू हैव मेड एन एडिशन ऑफ रुपीज 7 लाख इन द ईयर 1920। ठीक है, तो यहां से आपके जो एडिशन हैं इन द कैपिटल अकाउंट दे शैल बी ट्रेसेबल। अब आपसे जब आपने 7 लाख की एडिशन आपने कर दिए, ये अदरवाइज जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। एड एडिशन, ठीक है। तो ये आपका जो पिक्चर है बैलेंस शीट की, जिसके अंदर आपके कैपिटल अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है, उसके बावजूद ये पकड़ में आ जाता है। तो यू मस्ट बी केयरफुली नोट दैट व्हाट काइंड ऑफ एडिशंस हैज टू बी मेड इन योर कैपिटल अकाउंट। अब ये एडिशन अगर चेक के थ्रू है तो इट्स वेल एंड गुड, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है दैट मस्ट बी डिस्क्लोज इन योर रिटर्न्स। जो आपका अकाउंट नंबर है जहां से आपने ये चेक आपने ट्रांसफर किया फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन योर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन विद इन द रिटर्न। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि अगर आपका बताएंगे तभी आपका नंबर ट्रेस आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो है दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन इन दी पर्टिकुलर मैनर। और आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि आप जो एडिशंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एडिशंस कर दिए और जस्टिफाई नहीं हुए आपके रिकॉर्ड से, आपकी इनकम स्टेटमेंट से, आपकी बैलेंस शीट से, आप जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर सपोज टू मेंटेन ए पर्सनल बैलेंस शीट आल्सो, कि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है उसका भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो बताइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। ये आपको, अगर आपने 7 लाख का कोई अपने जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पाए तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? यस, इनकम में चार्ज करेगा कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68, ठीक है, और इसको चार्ज करेगा 60% इनकम टैक्स लगा देगा, ठीक है, प्लस पेनल्टीज। तो ये आपको जो एडिशंस कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेंटेनिंग योर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू मे रिक्वायर्ड। आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, आपके कैश जो आपने एडिशंस किए, तो दैट एडिशन शुड नॉट बी अनजस्टिफाइड विद रिगार्ड टू योर प्रीवियस ईयर इनकम्स। आपने पिछले सालों में जितना कमाया होगा, जो आपका बच गया होगा, वही तो आप एडिशंस कर सकते हैं। अगर आपने कमाया ही नहीं है, आपने रिटर्न आपने शो ही नहीं कर रखी, तो आपके एडिशंस जो होंगे यहाँ पर वो अनजस्टिफाइड हो जाएंगे, और देन शैल बी चार्ज टू पेनल्टी। इनकम टैक्स ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। ठीक है, देखिए आप जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देख रहे थे, होपफुली आप सब समझ रहे होंगे कि आपने कैसे इसके अंदर कर रहे हैं। फिर अब बात आई लेस ड्राइंग्स की। बताइए मेरे पास ड्राइंग्स में क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट इनकम प्लस एडिशंस लेस ड्राइंग्स,
तो ड्राइंग्स में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बताइए? व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम सपोज टू हैव documentary evidence with me so that I may know that what kind of how is it has to maintain. बताइए ये कैसे मेंटेन हो सकता है? नहीं, मैं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ. यस, एक तो आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस. ठीक है ना, आपने अपने फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपने कितना विड्रॉन किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहां से लगेगी? पता जब आप इस चीज को आप चेक कर पाएंगे कि मैंने अपने ड्राइंग्स को कितना किया है. ठीक, उसके लिए बताइए मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? देखिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप इसका इन्फॉर्मेशन दे पाए कि मेरे ड्राइंग्स की है कितनी एग्जैक्ट. वो ड्राइंग्स का पता कहां से लगता है? ये पता लगता है आपके नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. ठीक, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं. तो जैसे आपने फैमिली मेंबर का बताया कि हाँ मेरे फैमिली में इतने मेंबर हैं, उनका देखिए क्या होता है कि उनकी जो मिल्क की कंजप्शन है, उनकी जो फूड की कंजप्शन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, पर्सनल कन्वेंस का अमाउंट है, कन्वेंस, पर्सनल ट्रेवलिंग. ठीक, ये सारे खर्चे जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन में अपना, आप मेडिकल इंश्योरेंस आप कितना पे करते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके घर में बिजली का बिल कितने का आता है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप छिपा सकते हैं? आप ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपका, देखिए उन्होंने क्या रखा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है अगर ये मोर देन 4000 है तो दैट यू हैव टू पे थ्रू चेक्स. ठीक है, इसके लिए फिर आप कैश यूज नहीं कर सकते. तो जब आप चेक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन कि आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आएगी, आ जाएगी. ठीक है, ये अगर आपने पेमेंट अपने करंट अकाउंट से की है तो वहां पर भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. तो आपकी जो ड्राइंग्स होनी चाहिए, ड्राइंग्स जब हम बात करते हैं तो आई मस्ट हैव ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि आपके घर पे कितने मेंबर हैं, उनकी स्कूल फीस कितनी है बच्चे की, आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपका कितने का है, आपकी LIC पेमेंट कितनी आती है. ठीक, और आपने कभी आपका कन्वेंस कौन सा है, कन्वेंस है तो उसका अकॉर्डिंगली आपकी जो पेट्रोल की जो कंजप्शन है ये भी आपको पता लग जाएगी. ठीक, क्योंकि एवरेज ऐसा तो है नहीं, अगर आपने कहीं फॉरेन ट्रेवलिंग की है तो उसके भी रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए. तो ये सब इन्फॉर्मेशन से मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि मैंने ड्राइंग्स के लिए कितना पैसा बिजनेस से निकाला है. अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मेरी जो कैपिटल अकाउंट की जो पोजीशन हो जाएगी वो गलत बनेगी, और उस गलत पोजीशन बनने का क्या नुकसान है मुझे? मान लीजिए आपने ड्राइंग शो की, आपके प्रॉफिट आ रहे हैं 8 लाख, आपने ड्राइंग शो की 4 लाख, एक्चुअल ड्राइंग्स आपकी आती है 7 लाख रुपए. अब बताइए इससे क्या होने वाला है, क्या डैमेज आपको होने वाला है? ये असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर उसने आपका केस स्क्रूटनी में डाल दिया तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, और जो ड्राइंग्स आपने बुक्स में शो कर रखी है कि मैंने 4 लाख रुपए अपने विड्रॉल किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और एग्जैक्ट आपसे जो एग्जैक्ट आपका विड्रॉल है दैट इज 7 लाख, तो जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख रुपए का, ये आपकी इनकम में ऐड कर देगा. ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स लगा देगा. आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपने जो पैसा खर्च किया होगा, जो पैसा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर रखा है वो तो है ठीक, जो पैसा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं कर रखा वो कहते आपने कमाया है तभी तो खर्च किया है. तो दैट मीन्स दैट इज योर इनकम विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तभी आपका जो इनकम है वो इस इनकम को अपना ऐड कर देगा. ठीक है,
तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके एग्जैक्ट ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन भी जो है उसका होना भी जरूरत है। मतलब देखिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर बैलेंस शीट, यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट रिकॉर्ड इज माई लोन्स। बताइए लोन्स किस तरह होंगे, दो ही तरह के लोन है मेरे पास, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। इसके अलावा इनकम टैक्स के फॉर्म के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आपने जो सिक्योर्ड लोन लिए हैं वो बैंक से कितने, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पर्सन। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड इन द इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो यू मस्ट हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू सो दैट यू मे फिल अप द फॉर्म्स प्रॉपर्ली। अब बताइए इसमें लोन्स की इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी, खासकर सिक्योर लोन्स या अनसिक्योर लोन्स, बताइए इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी। ठीक है, बैंक में आएगा, ठीक है, ऑब्वियस। और बताइए इसके अलावा मुझे किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा जरूरत पड़ेगी मुझे लोन स्टेटमेंट की। ठीक, अगर ये लोन स्टेटमेंट पास है तो बताइए उसमें क्या कंप्यूट कर पाऊंगा, एक तो मैं अपना इंटरेस्ट कंप्यूट कर पाऊंगा, दूसरा जो मेरा जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, ये इसकी इंफॉर्मेशन में दे पाऊंगा। इस इंफॉर्मेशन से बताइए मुझे क्या एडवांटेज मिलने वाला है। देखिए एक तो मेरा प्रॉफिट लॉस सही मेंटेन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैं इंटरेस्ट की फिगर प्रॉपर डाल रहा हूं, और इससे मेरी जो लायबिलिटीज हैं विद रिगार्ड टू दिस लोन्स दैट शैल बी कंप्लीटली असर्टेनेबल। तो बैलेंस शीट बनाने का मेरा जो पर्पस है वो कंप्लीट हो रहा है। बैलेंस शीट में मुझे क्या करना है कि अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को स्टेट करना है। तो दीज वैल्यूज आर एग्जैक्टली स्टेटेबल ओनली व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद मी। अगर मान लीजिए मेरे पास लोन की स्टेटमेंट ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, नहीं है आपको, यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट द लोन स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आपने कितना लोन लिया है, और उसके आपका टेन्योर, यानी कि आपका कितने पीरियड में आपने लोन को वापसी करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो देयर इज ए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, ये इसका कैलकुलेटर आप नेट से कभी भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू फिल अप ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट व्हाट काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम बेयरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लोन, लोन का अमाउंट कितने का है और मुझका जो टेन्योर है वो कितने महीने का है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल टू यू थ्रू नेट, इंटरनेट। अगर आपके पास लोन स्टेटमेंट है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से आप काम चला सकते हैं। तो यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं है आपके जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप असरटेन नहीं कर पाएंगे, आपको जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो भी इसको आप असरटेन नहीं कर पाएंगे, और आपके प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों ही गलत बनेंगे। ठीक, बताइए इसके बाद क्या था, यस आपके करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन।
देखिए कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में कि जो आपकी जो चेकबुक के काउंटर फोल्डर्स है वो आपको हेल्प करते हैं, और वहां पर मैंने आपको बताया दो तरीके थे कि बिल के ऊपर जो है आपका चेकबुक का नंबर, अमाउंट ये आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। चेक नंबर आपका लिखा हुआ मेंटेन होना चाहिए कि आपने इस पर्सन को इस बिल के अगेंस्ट कौन सा चेक नंबर दिया, और चेकबुक के काउंटर फोल्डर के ऊपर यस चेकबुक के काउंटर फोल्डर के ऊपर आपको बिल नंबर आपको लिखना चाहिए। देखिए आपकी इंफॉर्मेशन सारी क्रॉस हो गई। इस क्रॉस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है मुझे बताइए। एक तो मेरे संडे क्रिएटर्स का यस आपका कितना उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इसकी इंफॉर्मेशन उसको पता लगेगी, और किस पर्सन का मुझे कितना पैसा देना है। देखिए आपका टोटल आपका औसत शायद करेक्टली शो करे। मान लीजिए आपने एक ही जगह बी को अपने चेक दे दिया, तो आपका जो संडे क्रिएटर ग्रुप है वहां तो आपकी प्रॉपर वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका टोटल चाहे आपने एक ही जगह बी को आपने दे दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल आइटम आप चेक करने बैठेंगे, इंडिविजुअल बैलेंसेस आप चेक करने बैठेंगे, तो वहां डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट फॉर दैट पर्पज, और बताइए इससे क्या होने क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रही भाई। देखिए मान लीजिए आपका क्या है कि अगर अपने संडे क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी एग्जामिन नहीं करते, तो ये हो सकता है कि मैं एक ही बिल की 2 बार पेमेंट कर दूं बाय मिस्टेक। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है कि मैंने एक ही बिल के अगेंस्ट 2 बार अपने चेक दे दिया, क्योंकि अगर आपका चेकबुक ये सब चीजें कंट्रोल होंगी, रिकॉर्ड्स आपके प्रॉपर्ली मेंटेन होंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मिस्टेक कर रखी है, आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, तो इसमें आपकी जो मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये मस्ट हैव मेंटेन, इसके लिए बताइए। चलिए ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंटेन द चेकबुक काउंटर फोल्डियो एंड राइटिंग ऑन बिल नंबर, what other information I must have for the verification of this amount? Yes, आपको चाहिए इनके लेजर अकाउंट और ये आपके दोनों की चाहिए होते हैं, डेटर के भी चाहिए होते हैं, क्रेडिटर के भी चाहिए होते हैं। लेकिन क्रेडिटर के हमारे लिए ज्यादा जरूरत है, बता सकते हैं क्यों? यस नहीं पे तो खैर करना है, एंड यहां पर आपको अमाउंट रिसीव करना है, दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्रेडिटर के अकाउंट को वेरीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परचेज है वो भी वेरीफाई होती है, ठीक है। क्योंकि एंट्री जब पास करेंगे तो दोनों अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर, तो आपके सप्लायर अकाउंट को ज्यादा वेरीफाई करना है। आमतौर पर क्या करते हैं कि असेसिंग ऑफिसर क्या करते हैं, आपके परचेजेस को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि परचेज से ही आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। सेल से नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल का आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं थ्रू बिल नंबर के थ्रू, उसमें आपकी सीक्वेंस है, यहां पर आपकी सीक्वेंस नहीं है, ठीक। तो ये आपकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है ये भी आपके पास होनी चाहिए, और आपको जो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस है ये आपको पार्टी से कंफर्म कर लेनी चाहिए, एंड यू मस्ट ऑब्टेन द कंफर्मेशन स्टेटमेंट बिफोर, बताइए क्या करें, आपको पूरा कीजिए, बिफोर दी यस बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ताकि अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसीज हो, कोई आपके एरर्स हो, कोई आपका डिफरेंस हो, तो उसका आप देख पाए और जज कर पाए कि ये डिफरेंस आपका क्यों आ रहा है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके लेजर अकाउंट मंगाइए, उनसे कंफर्मेशन स्टेटमेंट लीजिए, सो दी आपकी जो क्रेडिटर की जो पोजीशन है दैट में बी शोन एक्यूरेटली इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, एट देयर वैल्यू in which they are stated, they are expected to be payable at which they are stated. इसके अलावा आपके एक्सपेंस पेबल है,
यस, आपकी जो एक्सपेंस पेबल है, यू मस्ट असर्टेन, बताइए एक्सपेंस पेबल में आपका कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल होता है? यस, आपका जब हम एक्सपेंस पेबल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट योर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस क्या बेसिस है, कैश बेसिस क्या होता है, और हमें इसमें कौन सा चूज करना चाहिए, दैट वी शैल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस। बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका एक्सपेंस पेबल आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर मेंटेनिंग योर रिकॉर्ड्स ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली क्यों होना चाहिए एक्रूअल बेसिस का? हमको मीनिंग बताया दो कि एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड on due basis whether paid or not। ठीक, आपने कब रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने उसको पे किया हो या ना पे किया हो, बट यू हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बताइए, इसका एग्जांपल दीजिए कोई। यस, एनी एग्जांपल? देखिए, आपकी जो सैलरी है, यस, आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए आप नेक्स्ट मंथ की 7th को पे करते हैं, तो 31 मार्च की जो सैलरी है, मार्च के मंथ की जो सैलरी है, आप कब पे करेंगे? अप्रैल में पे करेंगे। तो मार्च को आपकी बुक्स में आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट पेबल एज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? क्योंकि आपको एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस। व्हेन एन एक्सपेंस हैज बिकम ड्यू, एक्सपेंस कब ड्यू हो गया? क्योंकि एम्प्लॉय ने आपको उस मंथ की जो सर्विसेज है अपनी वो आपको दे दी, हिज एक्सपेंस हैज बिकम ड्यू, वेदर पेड और नॉट दैट इज इमटीरियल, बट एक्सपेंस हैज बिकम ड्यू। तो मुझे इसको, अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करता हूं प्रॉपर्ली, तो मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स पेबल जो लायबिलिटी है, वो प्रॉपर्ली शो नहीं करेगा। ठीक है ना? तो दैट आई हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्सपेंस पेबल, ऑल एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड एज ऑन 31st मार्च। ठीक है, यस, लास्ट था आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए, जो आपकी जो गवर्नमेंट लायबिलिटीज है, आपकी जो ये सब की ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आपकी गवर्नमेंट लायबिलिटीज और होते हैं इसको ईएसआई, ईपीएफ, ग्रेच्युटी या बोनस अमाउंट आपको जब ड्यू होगा यहाँ पर आ जाएगा। गवर्नमेंट लायबिलिटीज में आपका जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और जीएसटी, आपने कितनी लायबिलिटी आपको पे करनी है, कितना अमाउंट आपको एज एन बैलेंस पेबल था आपका एज एन 31st मार्च को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है। ठीक है, नोट करिए आपने। तो आपने ये देखा कि थ्रू फॉर्मेट वी हैव बीन एबल टू conceptualize all kinds of records, that what kind of record are actually required for the maintenance of your books of accounts। तो अभी तक हमने क्या स्टडी की, what we have studied, steps for maintaining books of account and आपने ये देखा कि मेरे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। फिर दूसरी बात ये कि व्हाट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ तो पिछले 3 लेक्चर में आपने ये सब चीजें अपने स्टडी की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप क्या स्टडी करने आ रहे हैं कि जब मुझे बुक्स में एंट्री पास करनी है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर ली,
फिर मुझे किस चीज से क्या करना चाहिए भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जर्नल एंट्री। क्योंकि आप कंप्यूटर में मैंने बोलता है कि जो भी आप काम करेंगे वो थ्रू जर्नल एंट्री पास करेंगे, बिना जर्नल एंट्री पास किए आपका कंप्यूटर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जर्नल एंट्री में मैं आपको काफी डेप्थ में लेके चलूंगा, काफी इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे एक एक एस्पेक्ट के ऊपर, ताकि आपको क्लियर रहे भी हमने क्या काम करना हो। क्योंकि यही वो इशू है जहां पर आपको अपना माइंड अपने अप्लाई करना है, अपनी अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है, और ये देखना है कि मुझे, क्योंकि मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री पास की हुई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करेक्टली मेंटेन कर पाएगी। अदरवाइज अगर मेरी यहाँ मिस्टेक है तो मेरे बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब में मिस्टेक होती रहेगी। तो जर्नल एंट्री से इसलिए हम क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी नेचर ऑफ अकाउंट, एंड देन रूल्स ऑफ अकाउंट, which we shall study in next classes. ठीक है, थैंक यू।